हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। जो है वो अफगान वंश ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें शेरशाह सूरी को पढ़ लिया था हमने। अब हम आज स्टार्ट करेंगे मुग़ल कालीन बिहार। ठीक है, तो इसको मैं नोट से एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसी तरह क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा मॉडर्न बिहार स्टार्ट हो जाएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे 10 से 12 क्वेश्चन, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, मुग़ल कालीन बिहार, बाबर बिहार आया था। ठीक है, तो वो मनेर में गया था जहाँ बड़ी दरगाह पे अपना मत्था टेकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बाबर ने अपने तुजुके बाबरी में बिहार की किस जगह का वर्णन करता है, तो मनेर का। और वहाँ बताता है कि हम मनेर में मनेरी के दरगाह पे गए हैं। जैसे कि जो बड़ा दरगाह है वो याहिया मनेरी का है और छोटा दरगाह है। देखिए, अब जो मनेर में, चूँकि मेरा घर पटना में है, तो पटना से मनेर कुछ दूरी पे, जैसे दानापुर के आगे मनेर पड़ता है, तो मैं गई हूँ स्पेशली इसलिए बता रही हूँ। बड़ी दरगाह है वो छोटा है, मतलब बना हुआ एक मकबरा है और चारों तरफ से घिरा। जो छोटी दरगाह है ना, वो बहुत अच्छा से उसमें नक्काशी, उसकी कलाकृतियाँ जो है ना बहुत अच्छी बनी हुई है। तो वो शाह दौलत का मकबरा है। और ये तो पूछा जाता है, इन दोनों सूफी संत का नाम पूछा जाता है, किसका तो बाबर जो है तुजुके बाबरी, जिसका, देखिए एक हम यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। जो बाबर नामा है ना, तो बाबर जो खुद लिखता है वो बाबर नामा, जिसे आत्मकथा है बाबर नामा, तो वो तुजुके बाबरी से लिखा हुआ है। ठीक है, और बाबर नामा को जो ना फिर उसका जो पोता हुआ अकबर उसका अनुवाद कराता है फारसी भाषा में, और उसको बोलते हैं हम लोग बाबरनामा। तो उसका जो ओरिजिनल वो आत्मकथा वो तुजुके बाबरी है। ठीक है, उसके बाद उसको बाबरनामा अकबर उसका ट्रांसलेट कराता है, जिसको अबुल फजल ने किया था। अब देखिए, अभी इसी समय जैसे कुछ सूफी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए क्या हुआ था ना कि जब मुस्लिम आक्रमण हो रहा है, तो भाई आक्रमण होते हैं, आक्रमण के साथ जैसे उसके सैनिक दल होते हैं, तो उसी के साथ क्या होता है ना, जब कोई चीज़ एक आक्रमण, तो अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई एक देश, एक ये जगह है, अभी कोई ये देश यहाँ से यहाँ पे आक्रमण करेगा, तो केवल वो राजा तो नहीं आता, उसके साथ सैनिक, उसके साथ डॉक्टर, उसके साथ जो भी इंजीनियर उस समय है, जो भी बोलिए। तो वैसे ही सूफी संत का भी प्रवेश इंडिया में होता है मुस्लिम आक्रमण के समय। अब देखिए 1000 ईस्वी में जब होता है, तो इनके सूफी के रहने के जगह को हम बोलते हैं खान खाना। ठीक है, खाना नहीं, सॉरी, खान का। और सूफी जो होते हैं वो दो तरह के, एक को कहते हैं बासरा और एक को कहते हैं बेसरा। बासरा कहते हैं जो कुरान को फॉलो करते हैं। और देखिए, जैसे मुस्लिम में जनरली ना, पहले जो कुरान को फॉलो करते हैं उनको संगीत का मनाही होता है कि संगीत वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इन्होंने जो फिर बेसरा जो है ना, वो संगीत को अलाउ करते हैं। बासरा जो है कुरान को फॉलो करता है, और बेसरा जो है कुरान या शरीयत को नहीं मानते, और ये संगीत को, यही दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, जो मनेर में है ना, ये शेख याहिया मनेरी का दरगाह है। अब देखिए, जैसे कि मनेर है, तो इनके जो ये सब सूफी संत है पहले मनेर में ही आके बसे, चूँकि बाबर गया है तो वहाँ मनेर में का साक्ष्य मिलता है। वहाँ बाद में पता चलता है कि इन्हीं के वंशज जो हैं वो बिहार शरीफ में भी जाके बसे हैं। उसके बाद कहते हैं जहानाबाद में एक क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला सूफी संत, तो बीबी कमाल। जहानाबाद एक जगह है, वहाँ काको में है भारत की पहली महिला सूफी संत का मकबरा है। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला सूफी संत है, उसका नाम क्या है, बीबी कमाल। अब देखिए, अब मेन हम बाबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी ये क्या, गुलाम वंश ख़त्म होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, जब ये लोदी जब यहाँ पहुँचता है, तो यही इब्राहिम लोदी को हरा के अब बाबर इंडिया में मुग़ल कालीन का स्थापना करेगा। ये हम पढ़े हैं
मिडिएवल इंडिया में पढ़ चुके। अब देखिए यहाँ जो बाबर के सापेक्ष पढ़ना है, जो बिहार में वो क्या हुआ है ना, वो चूँकि ये बिहार स्पेशल हम कर रहे हैं, तो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है। और ये एक ऐसा युद्ध था जो जल और स्थल दोनों से लड़ा गया होगा। एक घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया है, इसलिए से घाघरा का इसीलिए पूछा जाता है कि वो कौन सा युद्ध है मध्यकालीन जो जल में भी और थल में भी दोनों लड़ा गया, तो घाघरा का युद्ध। इसमें क्या होता है, बाबर जीत जाता है और अफगान हार जाते हैं। तुजुके बाबरी, ठीक है ना, मैंने बताया वही बताया। तो ये तुजुके बाबरी में मनेर के बारे में है। सूफी संत उसके कौन है, शरफुद्दीन याहिया मनेरी, जो बड़ी दरगाह है, और शाह दौलत का छोटा दरगाह है। अब देखिए अभी इतना हम लाइनअप करते हैं, इसमें हमने क्या क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ देती हूँ। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के बहार खां नुहानी, बंगाल के नुसरत शाह और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद खां तीनों की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है ना, घाघरा के युद्ध में किसको किसको हराया था, बहार खां नुहानी, ठीक है ना, अफगान की तरफ से थे, बंगाल के नुसरत शाह थे, और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद खां को, तीनों को संयुक्त सेना में हराया था। मध्यकाल में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें कौन किसको किसको ही पूछ सकता है। घाघरा के युद्ध बिहार में कौन कौन है, तो बिहार में देखिए बहार खां नुहानी है, बंगाल में नुसरत खां है, और इब्राहिम लोदी जो इंडिया दिल्ली से है। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी का भाई कौन था, महमूद खां, तीनों को संयुक्त सेना को हरा देता है। अब क्या है कि ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहार खां नुहानी की मृत्यु के बाद बाबर ने उसके अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां को प्रभात दिया। ठीक है, जब मर जाता है, अब देखिए बहार खां नुहानी को यदि हरा दिया तो उसका साथ हो जाएगा। अब उसके अंतर्गत फिर उसी जब हराता है तो उसके अंतर्गत रहता है, तब उसके पुत्र को जागीर प्रदान करता है। पहले में राजा में यही थे ना कि आप मान लीजिए हरा दिए, राजा हरा देता था तो उसके बदले हर जाना है, आप उसकी अधीनता स्वीकार कर दो, छोड़ देता था। यदि नहीं करते थे तो फिर किसी और को शासक बना देगा, तो जलाल खां को बना देता, और इसी का संरक्षक शेर खां को बनाया। ठीक है, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी बाबरनामा में बड़ी दरगाह पर जाने का उल्लेख किया है। मनेर पटना जिले में स्थित है, और देखिए पटना जिला में ही आता है। पटना जिला से अब दानापुर कैंट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो थोड़ा उसके आगे मनेर आता है। ठीक है, जहाँ प्रमुख सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी के दरगाह को बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, और इनके शिष्य शाह दौलत के दरगाह को छोटा दरगाह के नाम से जाना जाता है। बाबर बिहार पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर पाया। बिहार से प्राप्त राजस्व का अधिकांश हिस्सा कौन होता था, जलाल खां को वहीं प्राप्त होता था। ठीक है ना, क्योंकि जलाल खां है पूरा का वो क्षेत्र, तो ज़्यादा इसी को मिलता था। 1530 में जैसे कि बाबर की मृत्यु हो जाती है, अब उसका बेटा जो आता है हुमायूं, तो देखिए हुमायूं में जब आता है तो 1530 से 40 तक ही रहता है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था ना कि देखिए अब हुमायूं है और इधर क्या है, शेर खां है। तो बोलता है कि ठीक है तुम हमको टैक्स देना, ये दोनों अपने में एक एग्रीमेंट होता है। तो शेर खां मान लेता है, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहा है कि हम युद्ध करें, और इधर हुमायूं भी नहीं चाह रहा है कि युद्ध करें। जब हुमायूं वापस लौटते रहता है तो बीच में यहाँ जैसे बंगाल है, बंगाल में एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ बिहार है और इसको अभी जाना है दिल्ली। तो ये तो सोचता है यार जब एग्रीमेंट हो गया तो अभी बीच का तो क्षेत्र हमारा ही है, तो यहीं अब सैनिक को यहीं छोड़ देता है, आराम से जाते रहता है। यहीं पे चौसा में एक डेरा डालता है कि रात भर रुकना रहता है, फिर आगे बढ़ना। शेर खां को पता चलता है कि अपना सेना यहाँ पे छोड़ के यहाँ नहीं लिया है। क्या करता है ना कि अपना सेना यहीं से भेज देता है और इसको मारने का कोशिश करता है। हुमायूं क्या करता है, अपना जान बचाते हुए ही बक्सर के चौसा जगह है उसमें कर्मनाशा नदी में कूद पड़ता है।
होता है कि देखो यदि हम पकड़े जाएं तो मारा जाएंगे, ठीक है, हमको मार देगा। यदि हम नदी में कूदते हैं तो जान बचने की कोई उम्मीद भी है। तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहता है। और सही में जब नदी में कूदता है तो इसका थोड़ा किस्मत साथ देता है। और एक भिश्ती वहाँ रहता है, जो भिश्ती उसको बोलते हैं, जो नाव चलाता है, वो इसको निजाम नामक भिश्ती जो है ना, वो इसको बचा लेता है, ठीक है। तो 1500, अब देखिए, अब 1500 जब होता है तो फिर क्या होता है कि ये तो चौसा का युद्ध एक तरह से धोखा से हुआ। अब 1540 ईस्वी में फिर कन्नौज का, देखिए हम शेरशाह उधर पढ़ चुके, तो फिर अब हुमायूं है, वही सब कहानी यहाँ आएगी। 1540 से 55 तक ये क्या रहेगा ना, 1540 से 45 तक ये बाहर रहेगा, ठीक है, देश से बाहर रहता है। अब बताए थे ना, जब अकबर का जन्म होता है तो इसके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे, हिरन को काट कर उसका जन्म का उत्सव मनाता है। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और मछीवाड़ा का युद्ध। अब देखिए कुछ दिन करारनी डायनेस्टी भी चलता है बिहार में। अकबर के समय बिहार में शासन, मतलब सच में यदि बिहार एक सूबा या प्रांत बनता है तो वो अकबर के समय, ठीक है। अब थोड़ा हुमायूं कर लेते हैं, फिर अकबर का भी। हुमायूं के समय बिहार पर शेरशाह खां का नियंत्रण था। हुमायूं ने बंगाल अभियान के समय शेर खां उसकी अधीनता को स्वीकार किया, परंतु 39 में चौसा के मैदान में शेर खां ने अचानक हुमायूं पर हमला किया और नदी में कूदकर अपना जान बचाया। 1540 के कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। 1540 से 55 लगभग 15 वर्षों तक, सॉरी हाँ 5 वर्षों तक नहीं, सही वहाँ लिखे थे, ठीक है ना, लगभग ये 55 तक, यानी 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष तक ये बाहर ही रहता है और इसी समय अंतराल में सूर्यवंश का अधिकार हो जाता है। तो देखिए सूर्यवंश, अब क्या है ना कि सूर्यवंश का है क्या, शेरशाह है, आदिल का है, इस्लाम शाह है और सिकंदर सूर है। तो शेरशाह बनता है, उसके बाद आदिल खां बनता है, उसके बाद इस्लाम शाह बनता है और फिर सिकंदर सूर। ये सब शेरशाह के बाद के राजा हैं। और सूर्यवंश का तो हमने बहुत अच्छा से किया है। सूर्यवंश के प्रमुख शासक शेरशाह सूरी, आदिल खां, इस्लाम शाह और अंतिम शासक सिकंदर सूर थे। 1555 ईस्वी में सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को हटाकर पुनः शासक बना। सिकंदर सूर के समय बिहार पुनः स्वतंत्र हो गया और बिहार में करारनी वंश के प्रमुख शासक सुलेमान खां करारनी हुए। 1556 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के दिन पनाह भवन के सीढ़ियों से गिरकर मर गया, ठीक है। इसीलिए ना इसको लेनफुल बोला था, लुढ़कता हुआ इसका जीवन रहा और लुढ़कते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि देखिए एक राजा है और 15 साल तक देश से बाहर रहा है। नहीं समझते ना, जो अंतिम सिकंदर सूर है ना, तो वहीं पे ये स्वतंत्र हो जाता है। तो एक सुलेमान खां करारनी, जो करारनी वंश यानी सूर वंश के बाद बिहार में कुछ दिन तक करावनी वंश चलता है, ठीक है। अब यही स्वतंत्र शासक है तो दिल्ली चाहेगा कि उस पर अधिकार करें, तो अब अकबर आता है। 1556 में अकबर राजा बनता है और 1574 पर बिहार पर हमला करता है। ये इम्पोर्टेंट है। सुलेमान खां अकबर के पैरेलल करारनी मतलब कि इधर अकबर है वहाँ, तो सुलेमान खां करारनी है, तो फिर इसी को जीतने आता है दौलत खां करारनी, इसका बेटा है। नहीं सॉरी, जब ये 1574 में है ना, तब सुलेमान खां करारनी नहीं है अभी, मतलब उस समय रहता है, लेकिन जब आक्रमण होता है तो फिर दौलत खां करारनी है। क्योंकि जो सुलेमान खां करारनी है तो उस समय हुमायूं भी है, ठीक है ना। सिकंदर सूर है, सॉरी सूरवंश का तो अंतिम हो गया, सुलेमान खां करारनी है। अब उसका 74 में ही आक्रमण होता है और 1580 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना। एक बार और अलग बनना आता है, जो समय होता है वो इल्तुतमिश के टाइम, याद है ना, जो बताए थे कि इधर बंगाल को करता है, इधर बिहार को करता है। देखिए 1556 में अकबर राजा बना और 1574 ईस्वी में आक्रमण बिहार पर किया और हाजीपुर जीतता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर किसको जीता था, हाजीपुर को। 1580 ईस्वी में बिहार को अकबर एक सूबा घोषित किया गया।
अकबर के 12 सूबा थे जिसमें एक बिहार था। 1605 ईस्वी में अकबर मर गया। ठीक है, ये 49 साल तक राजा रहता है। अब इसका क्या होता है ना, देखिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सूबा क्या होता है, जैसे आज बिहार में 12 राज्य है, उस समय दिल्ली में जो अकबर राज कर रहा था उसको पूरे देश में 12 सूबा था और एक उसमें से एक सूबा बिहार था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि बिहार को एक सूबा घोषित कब किया जाता है, 1280 ईस्वी में। अगला है कि अब कौन है जहांगीर बनेगा। 1601 ईस्वी में सलीम जहांगीर बिहार में विद्रोह किया। ठीक है, एक्चुअली ये बिहार में होता है ना। देखो क्या होता है ना कि अकबर बूढ़ा मतलब 1556 में ही राजा बनता है, 1605 तक ये राजा रहता है। अब सलीम देखता है कि यार हमको मौका मिलेगा कि नहीं, तो ये अपने पिता के खिलाफ ही क्या करता है, विद्रोह कर देता है। तो अकबर क्या करता है ना कि अबुल फजल जो अकबरनामा भी लिखते हैं, बाबरनामा का भी अनुवाद, अब तुजुके बाबरी का अनुवाद बाबरनामा वही किए। तो अबुल फजल अकबर का बहुत नज़दीकी है, वो बोलता है कि तुम जाओ थोड़ा जहांगीर को समझाओ। ठीक है, तो जहांगीर देखता है कि अच्छा यही है जो बहुत पिताजी के करीब रहता है और यही सब चीज़ भकाते रहता है और बोलता है। ठीक है, तो यही है जो मतलब कि अकबर स्ट्रांग रहता है और हमको अभी आ रहा है समझाने। तो क्या करता है कि वीर सिंह बुंदेला के साथ मिलकर जहांगीर को, वीर सिंह बुंदेला इसके जहांगीर के प्रिय रहते हैं, इन दोनों मिल के अबुल फजल को ये मार देगा। तो 1604 ईस्वी में अकबर ने दिल्ली में दरबार लगाता है कि जहांगीर को बुलाता है कि आओ, और वहाँ एक मीटिंग होती है और एक क्या होता है ना, अंतिम सूबेदार बिहार का नियुक्त करता है आसफ शाह को। ठीक है, ये अकबर द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार रहता है आसफ खां। अब देखिए अभी तक जितना चीज़ बताया उसी को हमने यहाँ लिखा है। 1556 ईस्वी में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसका साम्राज्य दिल्ली, पंजाब आदि क्षेत्र तक ही विस्तृत था। बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अकबर के राज्याभिषेक के समय बिहार में अफगानों के करारनी वंश का शासन था, जिसके संस्थापक ताज खां करारनी थे। अकबर के समय बिहार का प्रमुख सुलेमान खां करारनी था। ठीक है, जिसका अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार था। सुलेमान खां करारनी की मृत्यु के बाद दाऊद खां करारनी बिहार का प्रमुख बना और इसने अकबर के साथ मित्रता का व्यवहार नहीं किया। बोल रहे थे ना कि ये है और उसके बाद फिर वो इसका बेटा बनता है। अब क्लियर हो गया। यह मुगल शासकों के खुतबा आदेश पढ़ना बंद कर दिया। खुतबा मतलब होता है ना क्या आदेश, अब हम नहीं आपका आदेश मानेंगे। 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें दाऊद खां करारनी भाग गया। ठीक है, 1574 ईस्वी में जब अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया तो दाऊद खां करारनी क्या किया, भाग गया। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारनी था। 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा घोषित किया। मुगल शासन में 12 सूबा बने थे, जिनमें बिहार भी एक था। मुगल साम्राज्य का पहला सूबेदार मिर्जा अजीज था। ठीक है, देखिए ये क्या था, मिर्जा मान सिंह जब बिहार के सूबेदार बने तो उन्होंने बिहार की राजधानी रोहतासगढ़ बनाया। मान सिंह ने गिद्धौर जमुई के राजा पूरनमल खरू, देखिए ये पूरनमल वो नहीं है जिससे शेरशाह किला में, दूसरा पूरनमल है जो जमुई का राजा है। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को हराया। ठीक है, मानसिंह कौन रहता है, अकबर का संरक्षक। जब अकबर राजा बनता है तो इसको एक ईंटा का घेरा बना के वहीं पे बीच ही में जब आते रहता है ना, तो जानता है कि भाई उधर भी मायू मारा गया, तो इसका वहीं पे राज्याभिषेक करवा देता है मानसिंह। तो अकबर तो बहुत छोटा है, 13 साल में राजा बना है, तो 13 साल का बच्चे को क्या उतना सबक को समझदारी होगा, तो मानसिंह ही उसका देखभाल करता है। अकबर के अंतिम समय में उसका पुत्र सलीम
अकबर के अंतिम समय में उसका पुत्र सलीम जहांगीर ने विद्रोह किया और बिहार के राजस्व पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने जब इस विद्रोह को दबाने के लिए अबुल फजल को भेजा तो सलीम मतलब जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। 1604 ईस्वी में अकबर ने दिल्ली दरबार में बिहार का सूबेदार आसफ खां को बनाया और आसफ खां बिहार के द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम सरदार था। अकबर के द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम सरदार था। अब देखिए जहांगीर सलीम वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो क्या काम किया उसको हमको देखना है। बिहार का शासक जहांगीर का बेटा कौन बनता है? परवेज। गंगा के शहर को बसाया परवेजाबाद, ठीक है, इसी को पहलेजा घाट, ठीक है ना, यही सोनपुर जो है ना, सोनपुर के पास गंगा और गंडक नदी मिलती है, तो वहीं श्रावणी मेला लगता है, वहीं पे सोनपुर में है पहलेजा घाट, तो उसका बेटा ही। कभी सोनपुर जाएंगे तो याद आएगा कि इसको कौन बसाया था, तो जहांगीर का बेटा परवेज। परवेज का प्रिय व्यक्ति नजर था, ठीक है। इसको क्या किया कि 1621 ईस्वी में हेड बनाया। इसने पत्थर की मस्जिद बनाई थी, गाय घाट के निकट है ये पत्थर की मस्जिद, ठीक है ना। तो इसका प्रिय व्यक्ति नजर जो है ना 1621 में हेड बनता है और वहाँ पत्थर की मस्जिद बनवाता है। जहांगीर का पोता जो था अजीम उसान था, जिसने अजीमाबाद, पूछा जाता है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो अजीमाबाद। और जहांगीर ने 1605 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया कि बिहार का सूबेदार किसको, आसफ खां को हटाकर बाज बहादुर को सूबेदार बनाया, ठीक है। किसको बनाता है? बाज बहादुर को। और जहांगीर ने 16 ईस्वी में अपना शहजादा परवेज को बिहार का 1605 में वो रहता है। देखिए आसफ खां जो अकबर आसफ खां लास्ट में नियुक्त किया है ना सबसे अंत में, तो उसके बाद ना तुरंत परवेज नहीं बनता है। 1605 से लेके 1621 के पहले तक ये रहेगा बाज बहादुर। उसके बाद क्या होता है कि जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार बनाया। शहजादा परवेज मुगल काल में पहला शहजादा था जो बिहार का सूबेदार बना। परवेज ने सोनपुर में परवेजाबाद, वर्तमान नाम पहलेजा नगर, पहलेजा शहर बसाया था और वही पहलेजा घाट है चूँकि गंगा नदी के किनारे। देखिए फ्रेंड, हमारा जो है पूरा मध्यकालीन बिहार हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था। अब हम क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब इसमें कितने 44 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या मतलब एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है, क्या हमने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब पहला है कि मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण किया था? किसे किया? महमूद लोदी को, ठीक है ना। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को, ये याद रखिएगा। 6 मई 1929। अकबर ने अगस्त 1574 ईस्वी में पटना में किसे पराजित किया था? तो दाऊद खां को पराजित किया था। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया था? तो इसका आंसर होगा मुनीम खां, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मुनीम खां। देखिए सब कुछ क्वेश्चन नए मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको करते जाते हैं। 1580 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? खान ए आजम मिर्जा या अजीज कोका, ठीक है। खान ए आजम या मिर्जा और अजीज कोका। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? अकबर के समय। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? तो ये जगदीशपुर के, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये सब थोड़ा थोड़ा नया क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं ना। ये सब है ना छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बिल्कुल नया है। बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर। 12 सूबा था जिसमें से एक क्या था? बिहार था। बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया था, कब की दिया था? 1580 में। ये सब किया हुआ क्वेश्चन है।
किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? बताइए। बाबर है। ठीक है। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट किया था? हुमायूं। ठीक है ना। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? 7। अगला देखिए 14 नंबर क्या है? अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो राजा मान सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई? राजा मान सिंह। ठीक है। 16 नंबर, किस मुगल शासक के समय बिहार का में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर, क्योंकि मेन तो अकबर ही शासन करता है ना यहाँ। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद। देखिए सब बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़ रुपया। शेरशाह जो पटना में कितना खर्च करता है? तो वो करता है 5 लाख। पढ़े थे पिछले चैप्टर में जब शेरशाह वाला था। और अजीमाबाद को बसाने में 1 करोड़ रुपया। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था 702 से 712। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकार प्रमंडल की संख्या कितनी थी? 7। और अभी 7 नहीं था, 8। और अभी बिहार में कितना है? 9 प्रमंडल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस 1 कम है। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई? तो राजगीर। सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? देखिए बताइए, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। पहला गुरु नानक तो होगा, ठीक है। देखिए 1 होगा। फिर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का तो इनका जन्म ही यहाँ हुआ है, इसको याद रखिएगा। पहले गुरु और 9वें गुरु तेग बहादुर का इन तीनों का संबंध रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तब फर्रुखसियर को। ठीक है। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर। राजा मानसी को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था अकबर द्वारा। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब का पोता था ना। पटना का अजीमाबाद नाम किसने दिया था? राजकुमार अजीज ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? फर्रुखसियर। यही अब जब आएगा ना तो अंग्रेजों को दे देता है पास, दस्तक प्रणाली, जिसका फिर सिराजुद्दौला जो है ना बहिष्कार किया। अब देखिए हम लोग मॉडर्न इंडिया में इंटर करने लगे। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ है? तो फर्रुखसियर। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के काल में बिहार के बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है? तो देखिए सब रहा है, सुजात खान भी, सैयद खान भी, मुकर्रब खान। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय का भी और फर्रुखसियर का भी। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो एशिया से होता था, अफ्रीका से होता था और यूरोप से होता था। ये मतलब ये मॉडर्न इंडिया की झलक अब दिखने लगी है। तो ये मॉडर्न इंडिया में हम लोग करेंगे ना तो ये सब हो जाएगा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा।
बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। ठीक है, इसको कौन बनाया था? इब्राहिम खां काकर ने। बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत के मकबरा का संबंध में क्या सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। हाँ, ये लाल पत्थर से ही बना हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है सही। इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ। ये बिहार के मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 40 नंबर देखते हैं। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दिया था? महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खान। देखिए, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो बीपीएससी 48 से 52वां में ये पूछा हुआ है। अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो 1576 में। ठीक है, 1576 में मिला लिया था। अकबर ने बिहार और बंगाल को 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 ईस्वी में। बिहार में शासन करने वाला प्रमुख मुगल शहजादा कौन था? तो शहजादा परवेज। ठीक है फ्रेंड, इस तरह देखिए हमारा क्या है ना कि अब हमने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंशिएंट हमारा कंप्लीट हो गया, मिडिएबल भी कंप्लीट हो गया। अब हम कल से क्या करेंगे? मॉडर्न का शुरुआत करेंगे। देखिए मॉडर्न बिहार का हम स्ट्रेटजी बता देते हैं। देखिए मॉडर्न बिहार इन सब से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। एंशिएंट से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, मिडिएबल से भी 2 से 3 कभी 4 ऐसे क्वेश्चन देते हैं। अब है ना कि क्या होता है कि मॉडर्न बिहार इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे 10 से 12 क्वेश्चन। अच्छा देखिए, अभी तो मैं ये चैनल स्टार्ट किया था जस्ट मैंने इम्तियाज़ अहमद से ही। अब मैं ना कल क्या करूँगी कि बिहार जो बीपीएससी का क्या सिलेबस है, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, जो न्यू व्यूअर होंगे जिन्हें कुछ नहीं पता हो तो उनके लिए वो बेनिफिट होगा। और आप भी देख लीजिए। तो उसका क्या करेंगे ना, हम एक बीपीएससी का सिलेबस डालेंगे और डालेंगे ये कि किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न बिहार से 10 से बढ़, देखिए पूरा बिहार स्पेशल से हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 12 इधर हो गया, 12 13 14 15, मतलब 15 इधर मान लीजिए ये कभी अब वैरी भी करता है। ठीक है, और फिर ना आपको ज्योग्राफी से हो जाता है 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी 25-22 क्वेश्चन भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ईयर वाइज भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हम आज वही काम करेंगे। और तो इस तरह, और देखिए बिहार ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और प्लस इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये फरवरी के अंत तक हमारा बिहार वाला आ जाएगा, नया वाला। तो एग्जाम में तो वही आने वाला है, तो उसको छोड़ के तो पूरा हमें बिहार स्पेशल अच्छी तरह से तैयार करना है। तो मैं पहले अभी क्या करूँगी, मॉडर्न तो ठीक है हम स्टार्ट कर देते हैं, इसकी बीपीएससी का हम सिलेबस भी डाल देंगे। तो अब हम मेरा क्या है ना कि सबसे पहले हम अच्छे से इसमें कल से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न बिहार। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और देखिए हम एक्चुअली इसका स्ट्रेटजी बता रहे थे। तो पहला क्या है ना कि देखिए एंशिएंट किसी का नाम, कोई एंशिएंट बिहार जो है वो जो पढ़ता है तो बिल्कुल नया होता है। अब देखिए कर्नाट वंश, मिथिला, तिरहुत, तो ये सब, तो इसलिए मैंने उस पर फोकस किया, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाया। मिडिएबल भी देखे कि कुछ कुछ बहुत था, सरकी वंश और भी चेरो वंश, ये सब उज्जैनिया वंश, तो ये सब ना कभी किसी का, लेकिन मॉडर्न को आदमी बहुत पढ़ता है। मॉडर्न बिहार जो है बहुत बार पढ़ा होता है, जैसे स्पेक्ट्रम आप पढ़े होंगे, घटनाचक्र। तो इसमें मेरे नोट्स उतने बेनिफिशियल नहीं होंगे, वो बस हम प्रैक्टिस करते जाएंगे क्योंकि बहुत कुछ तो पता रहता है। चंपारण में कुछ 1-2 नाम है तो मेरे नोट्स में भी ऐसे मैं नोट्स अपना डाल दूंगी उसका कुछ, लेकिन उसके जो क्वेश्चन है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ अहमद में क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया हुआ,
तो उसको करेंगे। हमने बताया था ना, वो सब एक वीडियो है, देख लीजिए कि उसमें मॉडर्न बिहार में कितना क्वेश्चन है। एंशियंट में लगभग हमारे 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे केवल एंशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न से। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब बाकी हम इसका सिलेबस का वीडियो डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर अभी कम हैं। ठीक है, ताकि यदि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए ना, ताकि मैं फिर लाइव आके कुछ क्यूज टेस्ट ये सब का प्लान करूँ। थैंक यू।